60 करोड़ की विदेशी फंडिंग, मस्जिद मदरसों के निर्माण का खेल, जांच एजेंसियों की रडार पर मौलाना मदनी। मदरसों की आड़ में विदेशी फंडिंग का बड़ा खेल। पश्चिम बंगाल के हसनाबाद में यूपी एटीएस की छापेमारी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। टीएमसी नेता अब्दुल गाजी के घर पर हुई कार्रवाई और उससे जुड़े विदेशी फंडिंग के आरोपों ने जांच एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया है। दावा है कि 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी फंडिंग के जरिए अवैध मस्जिदों और मदरसों के निर्माण का पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया। अब सवाल यह है कि आखिर ये पैसा कहां से आया, किसके जरिए भारत में पहुंचा, किन संस्थाओं और लोगों तक पहुंचा, और क्या इस पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल सिर्फ धार्मिक निर्माण के लिए हुआ या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद भी था, यानी आतंकी साजिश। ईडी की जांच में सामने आए दस्तावेज और लेन देन की कड़ियां इस मामले को बहुत ज्यादा गंभीर बना रही हैं। हसनाबाद से शुरू हुई जांच अब विदेशी फंडिंग, मदरसा निर्माण और राजनीतिक कनेक्शन के सवालों तक पहुंच चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। सवाल बड़ा है, क्या धार्मिक संस्थाओं के निर्माण के नाम पर विदेशों से आया पैसा देश में एक बड़े नेटवर्क को खड़ा करने में इस्तेमाल हुआ? ईडी की जांच में सामने आई वित्तीय कड़ियां अब इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना रही हैं। आरोप है कि 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी फंडिंग के जरिए कई मस्जिदों और मदरसों के निर्माण से जुड़े लेन देन किए गए। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि पैसा किन रास्तों से भारत तक पहुंचा और किन ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, ट्रस्ट और संस्थाओं और लोगों तक पहुंचाया गया, और उसका असल मकसद क्या था और इस्तेमाल किस मकसद के लिए हुआ। इस जांच के बीच मौलाना मदनी का नाम भी जांच के दायरे में आने से सवाल और ज्यादा गहरे हो गए हैं। क्या विदेशी फंडिंग के इस पूरे नेटवर्क में उनका सीधा या इनडायरेक्ट कनेक्शन है? क्या धार्मिक संस्थानों की आड़ में वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ, यानी मस्जिद और मदरसों के निर्माण में नियमों में और पैसे में गड़बड़ी की गई, या फिर इन आरोपों के पीछे कोई और कहानी है? ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए दस्तावेज, नए लेन देन और नए सवाल भी सामने आ रहे हैं। 60 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग, मदरसे मस्जिदों का नेटवर्क और मौलाना मदनी पर गहराता जांच का शिकंजा, या कहें कि अब मौलाना मदनी तक जांच की आंच पहुंच चुकी है। ईडी की जांच में चौंकाने वाले खुलासे। विदेशी फंडिंग के जरिए देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश, अवैध घुसपैठियों को बसाने और अवैध मस्जिद मदरसों के निर्माण करवाने वाले जिस अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के 16 ठिकानों पर ईडी ने गुरुवार को छापेमारी की, उसे विदेश से 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग मिली थी। यूपी एटीएस की जांच में खुलासा हुआ कि अमेरिका में टेरर फंडिंग के आरोपों में ब्लैक लिस्ट की जा चुकी यूके की उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट से इस सिंडिकेट की अहम कड़ी अबू साले मंडल की संस्थाओं को भारी फंडिंग मिली थी। एटीएस के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच हरुआ अल जामिया और तुल इस्लामिया दारुल उलूम मदरसा और कबीर बाग मिल्लत एकेडमी के एफसीआरए खातों में करीब 58 करोड़ रुपए आए। ईडी ने छापेमारी के दौरान हरुआ अल जामिया तुल इस्लामिया दारुल उलूम मदरसे से ही 40 लाख रुपए नगद और 180 ग्राम वजन के सोने के सिक्के भी बरामद किए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि अबू साले विदेश से आने वाली रकम को फर्जी बिलिंग और हवाला नेटवर्क के जरिए नकदी में बदलता था। इसके लिए उसने अब्दुल्ला गाजी के साथ मिलकर गाजी फूड सप्लाई और गाजी मैसनरीज जैसी फर्जी फर्में बना रखी थी, जिनका असल अस्तित्व या कहे कि जो वास्तविक अस्तित्व है वो नहीं था, ये फर्जी थी, सिर्फ पेपरों में। एटीएस के मुताबिक इसी पैसे का इस्तेमाल रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की भारत में बसाने में काम लिया गया, यानी उन्हें आर्थिक सहायता दी गई, फर्जी आधार, पैन कार्ड, दस्तावेज बनवाने और देश के कई हिस्सों में बसाने में इस्तेमाल किया गया। मौलानाओं को करोड़ों की फंडिंग। सिंडिकेट की एक और अहम कड़ी दिल्ली के डॉक्टर अब्दुल गफ्फार और उसकी संस्था सनशाइन हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी भी जांच एजेंसियों की रडार पर आ चुकी है। आरोप है कि इस संस्था को भी करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग मिली, जिसका इस्तेमाल नेटवर्क की गतिविधियों में किया गया। ईडी ने इससे जुड़े कई ठिकानों पर आज भी छापेमारी की, यानी 16 और 17 जुलाई को लगातार छापेमारी की गई और आज तीसरे दिन भी जांच एजेंसियों की छापेमारी जारी है।
देवबंद के ही नजीबुल शेख पर अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों और बांग्लादेशियों को आर्थिक मदद देने और उनकी बसावट में मदद करने का आरोप है। जांच एजेंसियों के मुताबिक विदेशी फंडिंग पहले एनजीओ और बैंक खातों में पहुंचती थी, फिर उसे नकदी में बदलकर हवाला चैनलों के जरिए नेटवर्क के जरिए मदरसों तक पहुंचाया जाता था। एजेंसियों का मानना है कि इस पूरे नेटवर्क का मकसद सिर्फ घुसपैठ करवाना नहीं था, बल्कि अवैध रूप से आए लोगों को भी स्थायी रूप से बसाने के लिए आर्थिक और लॉजिस्टिक समर्थन मुहैया करवाना था। एटीएस की जांच के मुताबिक ये नेटवर्क बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध रूप से भारत में एंट्री दिलाता था, यानी घुसपैठियों को भारत में एंट्री दिलाने के साथ साथ इन्हें बसाया भी जाता था। बॉर्डर पार करवाने के बाद उनके फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार करवाए जाते थे और फिर उन्हें दिल्ली और दूसरे मुंबई, बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश, असम और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में बसाया जाता था। बाकायदा जमीनें खरीदी जाती थी और इन जमीनों पर इन घुसपैठियों के नाम होते थे। अब्दुल करता था फर्जी दस्तावेज का इंतजाम। जांच में अब्दुल अव्वल की भूमिका भी सामने आई है। वो फर्जी दस्तावेजों और बैंक खातों का इंतजाम करता था। यूपी, दिल्ली और असम समेत कई राज्यों के लोगों के नाम पर खाते खुलवाकर उनकी जानकारी डॉक्टर गफूर को देता था और इन खातों में विदेशी फंडिंग की रकम और हवाला नेटवर्क के जरिए सिंडिकेट तक पहुंचाया जाता था। जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये दस्तावेज किस मकसद से तैयार किए जाते थे? क्या इनके जरिए जमीन की खरीद फरोख्त भी की गई? संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन या निर्माण से जुड़े रिकॉर्ड में हेरफेर की जाती थी? यानी ये आप सोचिए कि देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा थ्रेट है। एजेंसियां अब उन दस्तावेजों की भी जांच कर रही हैं जिनमें गलत जानकारी दी गई, संदिग्ध मतलब फर्जी हस्ताक्षर साइन किए गए, फर्जी कागजात इस्तेमाल किए गए। अब सब वो फर्जी कागजात जो हैं वो जांच एजेंसियों के हत्थे लग चुके हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि अगर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल विदेशी फंडिंग से जुड़े पैसे और निर्माण यानी मस्जिद मदरसों के निर्माण को वैध दिखाने के लिए किया गया, तो ये मामला सिर्फ कागजी जालसाजी तक सीमित नहीं रहेगा। इस पूरे नेटवर्क की जो पैसे की लेन देन और जो वित्तीय गतिविधियां हैं वो कई लोगों की भूमिकाओं की जांच के दायरे में ला सकती है, यानी कई पॉलिटिशियंस, कई बड़े अधिकारी इसमें फंस सकते हैं। अब जांच एजेंसियां अब्दुल के संपर्क, उसके बैंक खातों, दस्तावेज तैयार करने वाले लोगों और उन संस्थाओं की पड़ताल कर रही है जिनसे उसका सीधा रिश्ता था। सवाल यह भी है कि क्या अब्दुल अकेले फर्जी दस्तावेजों का इंतजाम करवाता था या उसके पीछे भी कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? यानी हर एक नुमाइंदा जो इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था उसके साथ ही एक पैरेलल में एक और नेटवर्क तैयार किया जा रहा था जिसमें कई सरकारी अधिकारी तक शामिल हैं। टीएमसी नेता अब्दुल गाजी के घर पर छापा। इस बीच पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नेता के घर पर भी 16 जुलाई को ही यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ये कार्रवाई मदरसों के निर्माण में विदेशी फंडिंग के आरोपों के सिलसिले में की गई। पश्चिम बंगाल पुलिस के अधिकारी ने जानकारी दी कि एटीएस ने हसनाबाद के रामेश्वरपुरम इलाके में अब्दुल्ला गाजी के घर पर छापा मारने के अलावा स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता से पूछताछ भी की। पुलिस के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर ऐसी तलाशी ली जा रही है, यानी ये अकेली एक जगह नहीं, ऐसी कई ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी जारी है जिसमें हरुआ भी शामिल है। और यह भी बताया गया है कि ईडी के अधिकारी भी जांच में मदद करें। गाजी के घर पर छापा केंद्रीय बलों की सुरक्षा में मारा गया। अधिकारियों ने बताया कि एटीएस ने यह कदम तब उठाया जब आरोप लगे कि रामेश्वरपुरम में मदरसा बनाने के लिए टीएमसी नेता से जुड़े खातों में विदेशों से बड़ी रकम ट्रांसफर की गई। उन्होंने कहा कि एजेंसी फंड के स्रोत, वित्तीय लेन देन और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। नाम ना बताने की शर्त पर अधिकारियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और वित्तीय ट्रेल यानी पूरा मनी ट्रेल का और फंड के स्रोत और उस मकसद की पुष्टि करें जिसके लिए पैसा मिला था। जांच का एक अहम चरण यह भी है कि आगे की कार्रवाई में और भी कई अहम सबूत इकट्ठे हो सकते हैं जो इस देश विरोधी ताकतों की तरफ इशारा कर रहे हैं। देवबंद में ईडी का बड़ा ऑपरेशन। देवबंद एक ऐसा नाम जो सिर्फ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का कस्बा नहीं बल्कि देश की मुस्लिम धार्मिक और सामाजिक राजनीति का बड़ा केंद्र भी है। और इसी देवबंद में हुई है ईडी की कार्रवाई के बाद सवालों का नया दौर शुरू हो गया है। सरकारी जमीनों पर कब्जे से जुड़े मस्जिदों, मदरसों और मजारों के मामले में प्रशासन ने नोटिस जारी किए हैं। कुल 11 मामलों की जांच की बात सामने आ रही है, लेकिन ये मामले बहुत ज्यादा हो सकते हैं, जबकि 6 मामलों में नोटिस दिया है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि इस पूरे विवाद का कोई कनेक्शन जमीयत उलेमाए हिंद और उसके अध्यक्ष
मौलाना महमूद मदनी तक पहुंचता है। यानी कुल मिलाकर कई सवाल ऐसे हैं जो मौलाना मदनी तक पहुंच रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी देवबंद से जुड़े सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं में गिने जाते हैं। जमीयत लगातार देश के मुस्लिम सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर काफी एक्टिव रही है। देवबंद में प्रशासनिक कार्रवाई के बाद जमीयत के स्थानीय प्रतिनिधियों के प्रभावित मस्जिदों और मदरसों तक पहुंचने और कानूनी मदद का भरोसा देने की खबरें भी सामने आई। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसी संस्था की तरफ से कानूनी सहायता देना अवैध कब्जे या घुसपैठ के आरोपों से सीधा कनेक्शन साबित करता है? दूसरी तरफ घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों से जुड़े मामलों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई अलग जांच का मुद्दा है। इन मामलों में जांच एजेंसियां मौलाना के नेटवर्क, दस्तावेजों और पैसों के लेन देन की जांच भी कर रही है। यानी अभी ये छापेमारी कई दिन तक चलेगी। ऐसे में देवबंद का नाम सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज है। देवबंद में जो ईडी का एक्शन हुआ है उसे एक बार फिर देवबंद और मौलाना मदनी सवालों में है। मौलाना मदनी का कनेक्शन कहां तक है, जमीयत की भूमिका क्या है और क्या अलग अलग मामलों को जोड़कर एक बड़ी कहानी बनाई जा रही है? आरोप गंभीर हैं, लेकिन आखिरी सच जांच और कानूनी प्रक्रिया से साफ हो जाएगा। लेकिन सीएम योगी ने अब मौलानाओं के सारे काले चिट्ठे खोलने के साथ जो एक्शन लिया है वो बता रहा है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देवबंद में जो ये पैर जमा रहे हैं आतंकी या मौलाना का इनसे कनेक्शन होता है तो गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।